हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ आशीष पालीवाल, वन ऑफ द डायरेक्टर इन्विक्टस। और क्लास 9th में हम लोग पढ़ रहे थे बच्चों, अपना जो बायो का जो हमारा पोर्शन चल रहा था उसमें हम लोग आ गए थे अपने अगले चैप्टर की तरफ, जिसे हम कहते हैं इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। ठीक है, तो चैप्टर शुरू करने से पहले इस चैप्टर की इम्पोर्टेंस को समझ लें। इस चैप्टर में हम लोग क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को डील करने वाले हैं और उन इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की इम्पोर्टेंस क्या है, उनका महत्व क्या है, ये हम थोड़ा सा अगर इसको देखते चलें तो हमें इस चैप्टर की इम्पोर्टेंस हमारे मन में थोड़ी सी बढ़ जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें फूड रिसोर्सेज की, ठीक है, तो अगर हम अपनी कंट्री की ही बात करें, जब हमारी कंट्री आज़ाद हुई थी, मतलब जब हमें इंडिपेंडेंस मिली थी, तो लगभग हमारी पॉपुलेशन जो थी वो 33 करोड़, मैं एग्जैक्ट तो नहीं जा रहा लेकिन अप्रॉक्स, बायो के हैं तो अप्रॉक्स की बात करेंगे, एग्जैक्ट की बात नहीं करेंगे। सो अप्रॉक्स 33 करोड़ के लगभग थी। और आज पिछले लगभग 77-78 ईयर्स में ये जो पॉपुलेशन है वो बढ़ के लगभग 125 करोड़ तक पहुंच गई है। यानी इस ड्यूरेशन में हमारी पॉपुलेशन लगभग एक अप्रॉक्सीमेटली 4 टाइम्स से ज़्यादा इंक्रीज़ हुई है। और इस 4 टाइम्स से ज़्यादा का जो इंक्रीमेंट पॉपुलेशन में हुआ है, इस इंक्रीमेंट की रिक्वायरमेंट भी बढ़ी है। इनकी फूड की रिक्वायरमेंट, इनकी शेल्टर की रिक्वायरमेंट, इनकी सेफ्टी, इनकी सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट भी बढ़ी है। तो उस रिक्वायरमेंट को कैसे कंपनसेट किया जाए, उस रिक्वायरमेंट को कैसे फुलफ़िल किया जाए, ठीक है, यही हमने इस चैप्टर में पढ़ना है। और कैसे फुलफ़िल किया गया है, क्योंकि ऐसा नहीं कि आज हम इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। जो हमारी रिक्वायरमेंट है, हम कई सालों से इस प्रॉब्लम को डेली, मतलब हर समय हम अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं, अपनी फूड क्वालिटी को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं, ताकि हमारी बढ़ती हुई जो पॉपुलेशन है उसकी रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल किया जा सके। अब बात आती है, अगर हम अपनी कंट्री की ही बात करें तो हमारा कंट्री का जो बेस स्ट्रक्चर है, अगर हम बेस स्ट्रक्चर की बात करें और इकोनॉमी का जो बेस है वो एग्रीकल्चर पर टिका हुआ है। सो एग्रीकल्चर इज़ कंसिडर्ड एज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट सेक्टर दैट कंट्रीब्यूटिंग इन द इकोनॉमी ऑफ आवर कंट्री, हमारी कंट्री की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करता है। और एग्रीकल्चर सेक्टर की अगर हम बात करें तो वो हमारी फूड रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करने के लिए ही वो सेक्टर काम करता है। लेकिन कैसे हम अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करें, ठीक है, मेन जो पॉइंट आता है वो ये आता है। तो हम कई ऐसे इम्प्रूवमेंट हैं जो हम एग्रीकल्चर में, टेक्निक में, सॉइल में, उनके मैनेजमेंट में हम ऐसा कर सकते हैं जिससे फूड प्रोडक्शन को इम्प्रूव किया जा सकता है। और वही हमें इस चैप्टर में पढ़ना है कि कैसे हम अपने फूड रिसोर्सेज को इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है, इसलिए इसका नाम है इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। तो फूड की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है, अगर हम अपनी बॉडी की बात करें कि हमें फूड की ज़रूरत क्यों पड़ती है, तो हमारी जो डेली रिक्वायरमेंट है एनर्जी की, उस रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करने के लिए हम फूड लेते हैं। फूड हमारी बॉडी में जाता है, ऑक्सीडाइज होता है, हमें एनर्जी देता है, ठीक है। तो उस रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करने के लिए हमें फूड की ज़रूरत पड़ती है, ये बात जान लीजिए। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स आ जाते हैं फूड से रिलेटेड, हम एक एक करके इन पॉइंट्स को डिस्कस करते चलेंगे, जिससे कि थोड़ा सा ये टॉपिक इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। हालाँकि इस टॉपिक में इंटरेस्टिंग जैसा कुछ है नहीं, बड़ा ही न्यूट्रल टाइप का टॉपिक है, लेकिन हम कुछ ऐसे पॉइंट्स, कुछ ऐसे रिलेटेड पॉइंट्स को हम इसमें डालेंगे जिससे कि इसमें एक इंटरेस्ट आने की उम्मीद बनेगी, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा उसके लिए, तो आप लोग साथ दीजिएगा। सो फूड इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेज विच इज़ केपेबल ऑफ प्रोवाइडिंग एनर्जी and material for repair, material for growth and reproduction, and regulatory substances, body secretion, metabolic activities etc. तो हमें फूड की ज़रूरत क्यों है? सबसे पहले दो बात आई कि फूड में ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों तरह के सब्सटेंस पाए जाते हैं। ऑर्गेनिक सब्सटेंस क्या होते हैं? जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक पर्टिकुलर रेशियो में, एक पर्टिकुलर प्रोपोर्शन में पाए जाते हैं, उन्हें ऑर्गेनिक सब्सटेंस कहा जाता है, ठीक है। क्या पाया जाता है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। और जिसमें ये नहीं पाए जाते उन्हें इनऑर्गेनिक, जैसे कि सॉल्ट हो गए, आयंस हो गए, वो इनऑर्गेनिक में आते हैं। ऑर्गेनिक में कार्बोहाइड्रेट हो गया,
जो है फैट हो गया, लिपिड हो गया, प्रोटीन हो गया, अमीनो एसिड हो गया, ये ऑर्गेनिक में आते हैं। ठीक है, तो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक का एक बड़ा डिफरेंस ये है। तो हमारे फूड के दोनों ही इम्पॉर्टेंट कंटेंट हैं, दोनों ही इम्पॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट है। और जो फूड हम लेते हैं वो हमारी केवल एनर्जी की रिक्वायरमेंट को ही फुलफ़िल नहीं करता है, वो हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को रेगुलेट भी करते हैं, हमारी बॉडी में सेल डिवीज़न, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, रिपेयर को भी रेगुलेट करते हैं, और साथ ही साथ ऐसे भी सब्सटेंसेस को जो है प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं जो बॉडी सिक्रीशंस होते हैं। ठीक है, जैसे कि सलाइवा हो गया या मिल्क सिक्रीशन हो गया। ठीक है, तो ये भी रेगुलेट करने का काम करता है कौन? फूड। अब बात आती है कि फूड प्रोडक्शन के लिए, हम कहते हैं कि फूड प्रोडक्शन के लिए तो भाई एग्रीकल्चर जिम्मेदार है। ठीक है, और एग्रीकल्चर से ही हम फूड प्रोडक्शन करा सकते हैं। लेकिन हम एग्रीकल्चर को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं? तो इनके इम्प्रूवमेंट के लिए, एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए कई बार कुछ बहुत बड़े बड़े चेंजेस आए हैं। ठीक है, और इन बड़े चेंजेस को रिवॉल्यूशन कहा गया है। जैसा कि आपने अपनी हिस्ट्री में पढ़ा है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन और फिर उसके बाद इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, ऐसा कुछ आपने वर्ड सुना होगा। तो ये रिवॉल्यूशन का मतलब है कि अचानक से एक बहुत बड़ा चेंज आया, लोगों की थिंकिंग एक पर्टिकुलर डायरेक्शन की तरफ बदलती है और लोग उस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, जिसका और उसी को रिवॉल्यूशन या क्रांति कहा जाता है। किसी भी चीज़ को हम एक्सेप्ट करते हैं। सो एग्रीकल्चर में भी ऐसे कई रिवॉल्यूशन देखे गए हैं जिससे कि फूड प्रोडक्शन को बहुत बड़े लेवल पे अचानक से इम्प्रूव किया गया है और इम्प्रूव करने की कोशिश भी की गई है, और ये कोशिश आज भी चल रही है। ठीक है, तो क्या क्या ऐसा है, जैसे कि अगर हम बात करें कि एग्रीकल्चर में कौन कौन से ऐसे रिवॉल्यूशन आए हैं और वो किसके प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। जैसे ग्रीन रिवॉल्यूशन। ठीक है, ग्रीन रिवॉल्यूशन नाम दिया गया है सीरियल्स के प्रोडक्शन में। जब इंक्रीज़ किया गया, सीरियल्स के प्रोडक्शन को जब इंक्रीज़ किया गया, अनाज जिसे हम कहते हैं उनके प्रोडक्शन को इंक्रीज़ किया गया, तो उसे ग्रीन रिवॉल्यूशन नाम दिया गया। ऐसे ही मिल्क के प्रोडक्शन को इम्प्रूव किया गया तो उसे वाइट रिवॉल्यूशन नाम दिया गया। ब्लू रिवॉल्यूशन जो है फिशेस के इम्प्रूवमेंट के लिए, फ़िश प्रोडक्शन के इम्प्रूवमेंट के लिए। ग्रे रिवॉल्यूशन जो है फर्टिलाइज़र्स के इम्प्रूवमेंट के लिए। रेड रिवॉल्यूशन जो है ये मीट और टोमेटोज़ दोनों के इम्प्रूवमेंट के लिए, दोनों के प्रोडक्शन के इम्प्रूवमेंट के लिए नाम दिया गया है। गोल्डन रिवॉल्यूशन इज़ गिवन फॉर हॉर्टिकल्चर, हम बोल सकते हैं हॉर्टिकल्चर, या हम इसमें एक और पॉइंट ऐड कर सकते हैं, हनी प्रोडक्शन। ठीक है, हॉर्टिकल्चर या हनी प्रोडक्शन, तो हॉर्टिकल्चर ऑब्लिक हनी प्रोडक्शन आप लिखें। पिंक रिवॉल्यूशन जो है प्रॉन प्रोडक्शन के लिए, क्योंकि सी फूड्स काफ़ी जो है पसंद किए जाते हैं ऐसी जगहों पर जो कोस्टल एरियाज़ के पास होती हैं, और लगभग ग्लोबली इस फूड को पसंद किया जाता है, इसलिए पिंक रिवॉल्यूशन प्रॉन प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। सिल्वर रिवॉल्यूशन जो है ये एग एंड चिकन प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। राउंड रिवॉल्यूशन जो है ये पोटैटोज़ के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। येलो रिवॉल्यूशन किया गया ऑयल सीड्स और ऑयल प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। तो ये हमारी बढ़ती हुई पॉपुलेशन और बढ़ती हुई रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करने के लिए कुछ अचानक आए हुए एग्रीकल्चर में बड़े बदलाव, और उन बदलावों को हम रिवॉल्यूशन नाम दिए हैं। तो ये अलग अलग तरह के रिवॉल्यूशन। नेक्स्ट आते हैं हम कि फूड प्रोडक्शन से ही रिलेटेड कि बॉटनी, जिसमें हम कहते हैं स्टडी ऑफ प्लांट्स। ठीक है, स्टडी ऑफ प्लांट्स एंड इट्स टाइप्स, प्लांट और उनके टाइप्स की स्टडी को हम बॉटनी कहते हैं। तो बॉटनी में ऐसे कौन कौन सी ब्रांचेज हैं जो फूड प्रोडक्शन के लिए काम करती हैं, तो जिसमें सबसे पहले हम एग्रीकल्चर की बात करें, तो एग्रीकल्चर को अगर हम कंसिडर करें और एज ए ब्रांच ऑफ बॉटनी को कंसिडर करें, तो ये पूरी तरह से बॉटनी की ब्रांच नहीं है, क्योंकि एग्रीकल्चर में केवल प्लांट प्रोडक्शन को नहीं, प्लांट के साथ साथ एनिमल जिन्हें कि फूड सोर्स के फॉर्म में यूज़ किया जा सकता है, उनके प्रोडक्शन पर भी जोर दिया गया है। तो प्लांट प्रोडक्शन एज वेल एज एनिमल हस्बेंड्री यानी एनिमल लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन पे भी फोकस किया गया है, और इन दोनों का मिला जुला रूप हम एग्रीकल्चर कहते हैं। तो एग्रीकल्चर को डिफाइन करते हैं
It is applied biological science which deals with the production of plant and raising animal useful to man. तो एनिमल प्रोडक्शन को भी इसमें इन जो है इन्वॉल्व किया गया है एग्रीकल्चर में। इस बात को ध्यान रखना, केवल प्लांट की बात नहीं हो रही है। इन्वॉल्विंग सॉइल कल्टीवेशन, ब्रीडिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप एंड लाइफ स्टॉक, कि कैसे हम सॉइल कल्टीवेशन, सॉइल की क्वालिटी और उनके कल्टीवेशन को इम्प्रूव करें, ब्रीडिंग को कैसे इम्प्रूव करें, क्रॉप के प्रोडक्शन के जो प्रोसीजर है उसे कैसे हम मैनेज करें और उस मैनेजमेंट को कैसे इम्प्रूव करें, और लाइफ स्टॉक यानी जो हमारे पास एनिमल्स हमारे जो सोर्स ऑफ प्रोडक्ट के फॉर्म में हम रखते हैं, चाहे डेयरी, चाहे पोल्ट्री, चाहे फिशरीज़, हम किसी की बात करते हैं, तो उनमें कैसे इम्प्रूवमेंट किया जाए। तो ये रिसर्च, ये जो स्टडी चलती है, ये जो प्रैक्टिस चलती है, इस प्रैक्टिस को ही हम एग्रीकल्चर कहते हैं। दूसरा आता है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर की अगर हम बात करें सो इट इज़ अ ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर, और ख़ास बात आप नोट करेंगे, ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर एंड द साइंस ऑफ ग्रोइंग वेजिटेबल, फ्रूट्स एंड ऑर्नामेंटल प्लांट्स। ऑर्नामेंटल प्लांट्स यानी हम बात कर रहे हैं ऐसे प्लांट्स की जिनका यूज़ हम ऑर्नामेंट्स, आभूषण बनाने में करते हैं, चाहे वो हम फ्लावर्स की बात करें, ठीक है, चाहे हम कुछ ऐसे प्लांट प्रोडक्ट की बात करें जिनका यूज़ हम ज्वेलरी में करते हैं। तो उन जो है ऑर्नामेंटल प्लांट्स, वेजिटेबल एंड फ्रूट के प्रोडक्शन को अगर हम इम्प्रूव करने के लिए प्रैक्टिस करते हैं तो उसे हॉर्टिकल्चर कहा जाता है। थर्ड आता है सिल्वीकल्चर, और सिल्वीकल्चर की बात करें सो सिल्वान वर्ड आता है जहाँ से सिल्वीकल्चर आता है, और सिल्वान का मतलब होता है वुड एंड ट्रीज़। और इसकी बात करें तो कल्टीवेशन ऑफ वुड एंड ट्रीज़, तो हमारी जो वुड की रिक्वायरमेंट होती है उसको भी फुलफ़िल करने के लिए लोग प्लांटेशन करते हैं। आप देखेंगे अपने शहर में ही कुछ लोगों ने अपने एग्रीकल्चर लैंड में ही जो है कई प्लांट्स को लगाया हुआ है, जिसमें यहाँ तो जनरली पाइन, टीक, वुड और सेजमे आते हैं, ठीक है। तो अलग अलग जगहों पर अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरह के प्लांटेशन कर रखे हैं, और फ्यूचर में जाके जब वो प्लांट बड़े होते हैं तो उनका हार्वेस्टिंग करते हैं, और उनके हार्वेस्टिंग के बाद उनसे वुड ऑब्टेन करते हैं। तो उसके प्रैक्टिस को, वुड प्रोडक्शन और उसके हार्वेस्टिंग की प्रैक्टिस को हम सिल्वीकल्चर कहते हैं, ठीक है बच्चों, तो याद रखना है। दूसरा जो पॉइंट आता है कि क्रॉप सीजन। क्रॉप सीजन क्या होता है कि एग्रीकल्चर को जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो ऐसा नहीं कि हम हर समय हर एक क्रॉप को जब चाहे तब प्रोडक्शन करा सकें, ऐसा पॉसिबल नहीं है। और क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि एनवायरमेंटल कंडीशन हर समय सभी क्रॉप्स के लिए सूटेबल नहीं होती, ठीक है। अगर हम अर्थ पे पाए जाने वाले हम क्रॉप्स की बात करें, हमारे आसपास पाई जाने वाली क्रॉप्स की बात करें, तो हम पढ़ते हैं कि एक पर्टिकुलर सीज़न में एक पर्टिकुलर तरह की क्रॉप का प्लांटेशन किया जाता है और उसका कल्टीवेशन और हार्वेस्टिंग की जाती है। तो ये क्यों अलग अलग है? क्योंकि हर क्रॉप की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है। उसे टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट अलग होती है, उसे वाटर की रिक्वायरमेंट अलग होती है, उसे ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट एक्सपोजर की रिक्वायरमेंट, जिसे हम फोटो पीरियड कहते हैं, उसे फोटो पीरियड की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है। सो इसके बेस पर अगर हम क्रॉप की बात करें तो देर आर मेनली 2 टाइप्स ऑफ क्रॉप, ठीक है, 2 तरह की क्रॉप मेनली पाई जाती हैं। सो यहाँ पे लिखा है डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप रिक्वायर डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन। अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशन की रिक्वायरमेंट होती है। कौन कौन से पॉइंट इस क्लाइमेटिक कंडीशन में आते हैं? टेम्परेचर, सम क्रॉप्स रिक्वायर हाई टेम्परेचर, सम क्रॉप्स रिक्वायर लो टेम्परेचर, फोटो पीरियड, ड्यूरेशन ऑफ लाइट, कंप्लीशन ऑफ लाइफ साइकिल की कितने ड्यूरेशन में, कितने समय में उसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है। इसके अलावा भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है वाटर यानी प्रेसिपिटेशन, कि प्लांट की या क्रॉप की वाटर रिक्वायरमेंट कितनी है। अगर उसकी वाटर रिक्वायरमेंट ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है वो रेनी सीज़न में ही उसे वाटर रिक्वायरमेंट पूरी तरह से मिल पाएगा, तो उसका जो कल्टीवेशन है, उसका जो प्रैक्टिस है वो रेनी सीज़न में ही किया जाता है। तो इस बेस पर 2 मेन ग्रोइंग सीज़न पाए जाते हैं और इसके बेस पर 2 तरह की क्रॉप्स होती हैं। एक है खरीफ क्रॉप जो कि रेनी सीज़न क्रॉप है, और दूसरा रबी क्रॉप जो कि विंटर सीज़न क्रॉप है। हम बात करें अगर खरीफ क्रॉप की,
सो दे आर ग्रोन ड्यूरिंग मानसून और रेनी सीजन। ये वो क्रॉप हैं जो मानसून या रेनी सीजन में ग्रो की जाती हैं। दे रिक्वायर वार्म एंड वेट वेदर, गर्मी भी होनी चाहिए और मॉइस्चर भी होना चाहिए। दे आर सोन इन जून जुलाई एंड हार्वेस्टेड इन सितंबर एंड अक्टूबर। तो इनकी सोइंग करते हैं जून या जुलाई में एंड इनकी हार्वेस्टिंग यानी इनसे जो प्रोडक्ट ऑब्टेन करते हैं वो सितंबर से अक्टूबर के बीच किया जाता है। एग्जाम्पल इसमें राइस, ज्वार, बाजरा, कॉटन, पी, ग्राउंडनट, उड़द, मूंग एक्सेट्रा। तो हम इसमें राइस, कॉटन और पल्सेस भी हमें इसमें देखने को मिल रही हैं। तो ये वो क्रॉप हैं जो खरीफ क्रॉप हैं और जो रेनी सीज़न में इनसे इनकी सोइंग की जाती है, ग्रो किया जाता है इन्हें मॉनसून या रेनी सीज़न में। दूसरे आते हैं रबी क्रॉप। रबी क्रॉप की बात करें तो ये विंटर सीज़न क्रॉप है और विंटर सीज़न यानी ठंड के मौसम में इन्हें ग्रो कराया जाता है। दे आर ग्रोन ड्यूरिंग विंटर सीज़न। दे रिक्वायर कोल्ड एंड ड्राई वेदर। इन्हें कोल्ड और ड्राई वेदर की ज़रूरत होती है जब मॉइस्चर कम हो और टेम्परेचर भी कम हो। दे आर सोन इन अक्टूबर एंड नवंबर। तो यानी जब खरीफ क्रॉप को हार्वेस्ट कर लिया जाता है उसके बाद रबी क्रॉप को सो किया जाता है। तो अक्टूबर नवंबर एंड हार्वेस्टेड इन मार्च अप्रैल। और इसमें आती हैं वीट, बार्ली, ग्राम, मस्टर्ड, पोटैटो एक्सेट्रा। ये जो है रबी सीज़न या विंटर सीज़न की क्रॉप्स हैं। तो एग्ज़ाम में इन पे क्वेश्चन आता है, एग्जाम्पल से क्वेश्चन आता है। ये जो डिफरेंस लिखा हुआ है इस डिफरेंस से क्वेश्चन आएगा, आपको लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट आते हैं इम्प्रूवमेंट इन क्रॉप ईल्ड। अगला पॉइंट हमारा कि कैसे हम क्रॉप ईल्ड को इम्प्रूव करें। यानी एक पर्टिकुलर लैंड में, एक पर्टिकुलर एरिया ऑफ लैंड में जितना नॉर्मली प्रोडक्शन हो रहा है उसको हम और कैसे इम्प्रूव करें, उसे कहते हैं ईल्ड या उपज। ठीक है, कि हमारे पास सपोज करिए एक पर्टिकुलर एरिया है लैंड का, 1 एकड़ मान लेते हैं, उसमें नॉर्मली कितना प्रोडक्शन, कितने किलोग्राम प्रोडक्शन होता है और हम उस प्रोडक्शन को और कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। यानी पर एरिया जो प्रोडक्शन हो रहा है उस प्रोडक्शन को ही ईल्ड कहा जाता है और उस ईल्ड को हम कैसे इम्प्रूव करते हैं। तो ये आ गया इम्प्रूवमेंट इन क्रॉप ईल्ड। तो कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं बच्चों, ध्यान से सुनना। 3 ऐसे मेन प्रोसीजर्स हैं जिनसे हम क्रॉप ईल्ड को इम्प्रूव कर सकते हैं कि हमें उतनी ही लैंड में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी मिल पाए। प्रोडक्टिविटी को ही ईल्ड कहा जाता है। पर यूनिट एरिया जितना प्रोडक्शन हो रहा है दैट इज नोन एज प्रोडक्टिविटी और ईल्ड। तो हमें ईल्ड ज़्यादा से ज़्यादा मिल पाए, ये कैसे पॉसिबल है। ये करने के लिए 3 ऐसे प्रोसीजर्स को प्रैक्टिस किया जाता है जिसमें हम, पहला प्रोसीजर है या तो हमारी जो क्रॉप है उसकी वैरायटी को इम्प्रूव कर दें। अब वैरायटी को इम्प्रूव करेंगे तो कैसे इम्प्रूव करेंगे, वैरायटी को हम इम्प्रूव कर सकते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग से, जेनेटिक मैनिपुलेशन से। उसमें कुछ ऐसे कैरेक्टर इंट्रोड्यूस कर दो जिससे उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए, जिससे उनका डिजीज़ रेजिस्टेंस बढ़ जाए। तो डिजीज़ रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो जो डिजीज़ की वजह से प्रोडक्टिविटी लॉस हो रही थी वो भी बढ़ सकती है। सो वैरायटी इम्प्रूवमेंट एक प्रोसीजर, कैसे करेंगे वो हम आगे डिस्कस करेंगे। दूसरा जो प्रोसीजर है वो है क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट, कि जो प्रोसीजर हम प्रैक्टिस करते हैं क्रॉप को प्रोड्यूस करने के लिए, उस प्रोसीजर में क्या क्या टेक्निकल इश्यूज को इन्वॉल्व किया जाए, क्या क्या टेक्निकल पॉइंट्स को इम्प्रूव किया जाए जिससे उनका प्रोडक्शन बढ़ सके। और तीसरा क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट, यानी क्रॉप को प्रोटेक्ट करें जिससे क्रॉप को होने वाला लॉस कम से कम हो। तो ये 3 वो प्रोसीजर होते हैं जिनसे हम अपनी क्रॉप यील्ड को बढ़ा सकते हैं। पहला हम क्या कर सकते हैं, जेनेटिक मैनिपुलेशन से वैरायटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, डिज़ायर्ड कैरेक्टर वाली वैरायटी हम बना सकते हैं। दूसरा क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट, कि हम कैसे इम्प्रूव करने के बाद भी हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी ले सकें, सॉइल में कुछ टेक्निकल ऐसे इन्वॉल्वमेंट करें या कल्टीवेशन में या प्रोसीजर में कुछ ऐसे इन्वॉल्वमेंट करें। और तीसरा प्रोटेक्ट कैसे करें जिससे कि जो डिजीज़ेज़ है, जो पेस्ट्स हैं, उनसे हम अपनी क्रॉप को प्रोटेक्ट कर सकें। देखते हैं तो ये सब चीज़ें हम कैसे कर सकते हैं। तो उनके लिए है द वेरियस प्रैक्टिसेस आर फॉलोड एट वेरियस स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन आर एज फॉलो। तो इन सभी को हम
किस रूप में प्रैक्टिस कर सकते हैं? तो पहले प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, हमें किन टेक्निकल पॉइंट्स पर ध्यान देना है अपनी क्रॉप यील्ड को बढ़ाने के लिए, जो टेक्निकल पॉइंट इन 3 कैटेगरीज को बिलोंग करते हैं। तो उसमें आते हैं प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, कि हम पर्टिकुलर क्रॉप के हिसाब से सॉइल को प्रिपेयर कर सकें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी सॉइल की हो और जिससे ज़्यादा से ज़्यादा हमें यील्ड मिल पाए। दूसरा, सोइंग टेक्निक को इम्प्रूव करें। सोइंग टेक्निक यानी जो हम जिस तरीके से हम बोआई करते हैं, सीड्स को सो करते हैं, उसको हम कैसे इम्प्रूव करें। थर्ड, एप्लीकेशन ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र, हम मैन्योर और फर्टिलाइज़र का यूज़ करें जिससे कि प्रोडक्टिविटी बढ़े। और फोर्थ आते हैं इरिगेशन, वाटर रिक्वायरमेंट को हम कैसे इम्प्रूव करें जिससे कि उन्हें एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में अपनी वाटर रिक्वायरमेंट को प्लांट फुलफिल कर पाएँ। वीड कंट्रोल, वीड ऐसे प्लांट्स हैं जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं हमारी क्रॉप्स के आसपास पाए जाते हैं और वो हमारी क्रॉप्स के फूड को शेयर करते हैं, तो जिससे क्रॉप्स को मिलने वाला न्यूट्रिशन कम हो जाता है। तो उनसे कैसे हम उन्हें कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, वीड्स को, क्रॉप को कैसे हम डिजीजेस से होने वाले लॉस से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। हार्वेस्टिंग, थ्रेशिंग एंड विनोइंग में कैसे इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। स्टोरेज में क्या इम्प्रूवमेंट होना चाहिए जिससे हम लंबे समय तक अपनी हार्वेस्टेड क्रॉप को हम प्रोटेक्ट करके रख सकें। क्रॉप को कैसे इम्प्रूव करें, जेनेटिक मैनिपुलेशन, हाइब्रिडाइजेशन, वैरायटी का इम्प्रूवमेंट, डिज़ायर्ड कैरेक्टर का जो है अपीयरेंस हमें जो क्रॉप है उसमें मिले। और उसके बाद रोटेशन ऑफ क्रॉप, मिक्स्ड एंड मल्टीपल क्रॉपिंग, ये कुछ प्रैक्टिसेस हैं जो हम क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट में परफॉर्म करते हैं। तो हम इनको भी देखेंगे कि कैसे हम इन पॉइंट्स को, तो इस चैप्टर में हमें बेसिकली इन्हीं पॉइंट्स को डिस्कस करना है कि कैसे हम ये चीज़ें करके अपने जो क्रॉप का प्रोडक्शन है, अपनी जो क्रॉप यील्ड है, उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं, एक एक को हम सबसे पहले देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जेनेटिक मैनिपुलेशन ऑफ कैरेक्टर यानी वैरायटी इम्प्रूवमेंट की। ठीक है, हम बात करेंगे किसकी? वैरायटी इम्प्रूवमेंट की। वैरायटी इम्प्रूवमेंट से मेरा क्या मतलब है? इम्प्रूव्ड वैरायटी। ठीक है, अगर हम आपकी बात करें आज से लगभग 500 ईयर्स पहले, अगर हम कैरेट की बात करें, आज हम जो कैरेट लेते हैं तो उसका जो कलर है पिंकिश ऑरेंज कलर का है, आज पाया जाता है। लेकिन आज से अगर हम 500 साल पहले जब पाए जाने वाले कैरेट की बात करें तो जो नेचुरली ऑकरिंग कैरेट आज से 500 साल पहले पाए जाते थे वो पर्पल या वायलेट कलर के होते थे। उनमें इम्प्रूवमेंट किया गया, वैरायटी इम्प्रूवमेंट किया गया नेचुरली तरीके से, तब ये कैरेट बने जो आज हम देखते हैं। तो आज जो हमें कैरेट मिलते हैं मार्केट में, दे आर नॉट नेचुरल कैरेट। ये वो नेचुरल कैरेट नहीं है जो आज से 500 साल या 1000 साल या उससे पहले पाए जाते थे। ये वो कैरेट हैं जो उनमें हाइब्रिडाइजेशन से डेवलप हुए एज एन इम्प्रूव्ड वैरायटी, और आज हम उस कैरेट को पूरी दुनिया में उसी कलर के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो उसका एक एग्जाम्पल है कैरेट, लेकिन उसके बाद भी और भी जेनेटिक मैनिपुलेशन किए गए हैं। तो क्यों किए गए और कैसे किए गए हम इसको डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट है जेनेटिक मैनिपुलेशन, एंड इसमें डिस्कस करेंगे एम ऑफ क्रॉप इम्प्रूवमेंट, कि अगर हमें क्रॉप को इम्प्रूव करना है तो क्यों इम्प्रूव करना, उसका क्या ज़रूरत है। तो पहला है डेवलपिंग हाई यील्ड वैरायटी। क्या एम है हमारा, किस लक्ष्य को हम पाना चाहते हैं? तो हाई यील्ड वैरायटी को डेवलप करना, प्रोडक्ट की क्वालिटी को इम्प्रूव करना, अर्ली एंड यूनिफॉर्म मैच्योरिटी यानी कम टाइम में, ठीक है, कम ड्यूरेशन में हमारी क्रॉप पूरी तरह से मैच्योर हो जाए, जिससे हमारा कल्टीवेटिंग टाइम क्या हो जाए, कम हो जाए। कल्टीवेटिंग टाइम कम होगा तो हमारा जो कॉस्ट लग रहा था एग्रीकल्चर पे वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसके अलावा सेंसिटिविटी टू लाइट एंड टेम्परेचर, उसको हमें देखना है। वाइडर एडाप्टेबिलिटी की जो क्रॉप हो उसमें एडाप्टेशन की एबिलिटी ज़्यादा हो, कि हल्का सा भी ऐसा ना हो कि टेम्परेचर या मॉइस्चर में चेंज आए और वो फसल ख़राब हो गई, वो क्रॉप जो है वेस्ट हो गई, ऐसा ना हो। उसमें टॉलरेट करने की एबिलिटी होनी चाहिए कि अगर टेम्परेचर बढ़ता भी है और कम भी होता है, मॉइस्चर बढ़ता कम होता है, तो वो कुछ समय तक वो जो क्रॉप है उस चेंज को
टॉलरेट कर सके, तो एडाप्टेबिलिटी उसमें होनी चाहिए। लॉजिंग रेजिस्टेंट वैरायटीज़, यानी हमें ऐसी जगहों पर जहाँ पानी लंबे समय तक लगा रहता है तो वाटर लॉक्ड कंडीशन को टॉलरेट कर सके, ये भी ऐसी वैरायटी भी होनी चाहिए। डिज़ायरेबल एग्रोनॉमिक कैरेक्टर, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है। डिज़ायरेबल एग्रोनॉमिक कैरेक्टर का मतलब है हमें क्रॉप में ऐसा कैरेक्टर मिले, ऐसा वेजिटेटिव कैरेक्टर मिले जिसकी हमें ज़रूरत हो, ठीक है। आइदर उसमें फ्लावर की क्वालिटी अच्छी हो, उसमें फ्रूट की क्वालिटी अच्छी हो, उसमें शुगर कंटेंट अच्छा हो, ये वो एग्रोनॉमिक कैरेक्टर हो जाते हैं, यानी एग्रीकल्चर से रिलेटेड कैरेक्टर, यानी एग्रोनॉमिक कैरेक्टर, कि हमें एक पर्टिकुलर परसेंटेज का उसमें प्रोटीन मिले, उसमें हमें न्यूट्रिएंट मिले, तो वो हो जाते हैं एग्रोनॉमिक कैरेक्टर। तो वो एग्रोनॉमिक कैरेक्टर जिनकी हमें ज़रूरत हो वही हमें मिल पाए किसमें, क्रॉप्स में, ये भी हमें ध्यान देना है। दूसरा आता है जेनेटिक मैनिपुलेशन में प्लांट ब्रीडिंग। प्लांट ब्रीडिंग क्या है? ये एक ऐसी टेक्निक है जिससे हम डिज़ायर्ड कैरेक्टर को ऑब्टेन करने के लिए हम टेक्निकल प्रोसीजर जो है परफॉर्म करते हैं, वो है प्लांट ब्रीडिंग, जिसमें हाइब्रिडाइजेशन को यूज़ किया जाता है। हाइब्रिडाइजेशन क्या है समझिएगा, इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। नेचुरल और आर्टिफिशियल दोनों तरीके से यूज़ किया जाता है, यहाँ भी हम नेचुरल हाइब्रिडाइजेशन की बात करें। सपोज करिए हमारे पास दो जो है कोई प्लांट है, उसकी दो वैरायटी है, मतलब एक प्लांट है जो एक स्टेट में होता है और एक दूसरा प्लांट है जो दूसरे स्टेट में होता है। सेम जैसे मान लीजिए कोई शुगर केन है या वीट है या राइस है, अलग अलग जगहों पर हम सुनते हैं ना कि यहाँ का राइस बहुत अच्छा होता है। जैसे एमपी का वीट माना जाता है, मध्य प्रदेश का वीट बहुत अच्छा होता है, जिसे हम शरबती कहते हैं। आगे हम इसको डिस्कस भी करेंगे। तो ये सपोज़ करिए कहीं की कोई एक पर्टिकुलर क्रॉप है, उसका डिजीज़ रेजिस्टेंस कम है लेकिन उसकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है। ये उसके दो कैरेक्टर हैं कि डिजीज़ रेजिस्टेंस कम है, प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है। और एक दूसरी वैरायटी है जिसका डिजीज़ रेजिस्टेंस ज़्यादा है और प्रोडक्टिविटी कम है, ठीक है। आई थिंक मैंने अपोजिट ही बोला है। पहली डिजीज़ रेजिस्टेंस कम, प्रोडक्टिविटी ज़्यादा, दूसरी डिजीज़ रेजिस्टेंस ज़्यादा, प्रोडक्टिविटी कम, ठीक है। ये समझ लीजिएगा, ए और बी दो हैं। अब इनमें क्या हो गया कि हम इनको क्रॉस करें कि भाई हमें ऐसा चाहिए जिसका प्रोडक्टिविटी भी ज़्यादा हो और डिजीज़ रेजिस्टेंस भी ज़्यादा हो। तो यानी हमारा डिज़ायर्ड कैरेक्टर हो गया कि प्रोडक्टिविटी भी ज़्यादा हो और डिजीज़ रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगी, ये हो गया एग्रोनॉमिक कैरेक्टर। अब हम इन दोनों को हाइब्रिडाइज करेंगे और हाइब्रिडाइज करेंगे तो हमें हो सकता है ऐसा जो उनका हाइब्रिड मिले जिसमें डिजीज़ रेजिस्टेंस भी ज़्यादा हो और प्रोडक्टिविटी भी ज़्यादा हो, या ऐसा भी मिल सकता है जिसका डिजीज़ रेजिस्टेंस भी कम हो और प्रोडक्टिविटी भी कम हो। दोनों चीज़ें पॉसिबल है भाई, साइंस है। हमारे एक्सपेरिमेंट हमेशा सक्सेसफुल नहीं होते, तो हम करते रहेंगे कि जब तक हमें डिज़ायर्ड कैरेक्टर वाला जो है हाइब्रिड ना मिले। तो यही प्रैक्टिस करने के लिए एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट्स रहते हैं, कैसे वो अलग अलग प्लांट ब्रीड के बीच में हाइब्रिडाइजेशन करते हैं, उनके इम्प्रूवमेंट पे रिसर्च करते हैं और हमें वो वैरायटीज़ दे पाते हैं जो जिनकी हमें ज़रूरत है, जिनकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है, जिनका एग्रोनॉमिक कैरेक्टर ज़्यादा इम्प्रूव्ड है। तो ये वो पल्सेस रिसर्च इंस्टीट्यूट, वीट रिसर्च इंस्टीट्यूट, राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये अलग अलग तरह के रिसर्च इंस्टीट्यूट पाए जाते हैं जो इन्हीं पॉइंट्स पे जो है रिसर्च करते रहते हैं कि उनके प्लांट्स के कैरेक्टर्स को कैसे इम्प्रूव करें। ये हम आप नहीं कर सकते, हमारे आपके पास इतना टाइम जनरली होता नहीं है एक्सपेरिमेंट करने का। तो ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो इन पे काम करते रहते हैं। तो उन्हीं से रिलेटेड है कि प्लांट ब्रीडिंग, इट इज़ ए टेक्निक ऑफ प्रोड्यूसिंग इम्प्रूव्ड वैरायटी ऑफ क्रॉप प्लांट बाई इंट्रोडक्शन ऑफ सेवरल डिजायर्ड कैरेक्टर एंड इनटू द हाइब्रिड दैट इज़ नोन एज प्लांट ब्रीड। इस प्रोसीजर को प्लांट ब्रीडिंग कहते हैं। और प्लांट ब्रीडिंग से जो उनका कॉम्बिनेशन बनता है डिजायर्ड कैरेक्टर वाला, उसे हाइब्रिड कहते हैं। साइंटिस्ट कंसर्न विद द इम्प्रूवमेंट ऑफ क्रॉप वैरायटी आर कॉल्ड प्लांट ब्रीडर। तो ऐसे साइंटिस्ट जो क्रॉप वैरायटी को इम्प्रूव करने के लिए उस पर कंटिन्यूसली वर्क करते रहते हैं, उन्हें प्लांट ब्रीडर कहा जाता है। एम क्या है प्लांट ब्रीडिंग का? भाई हमने तो एक आपसे कहा कि उसका डिजीज़ रेजिस्टेंस बढ़े, उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़े, लेकिन ये तो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया। तो प्लांट ब्रीडिंग में इसके अलावा भी कुछ एम है। क्या एम है भाई?
पहला है कि प्लांट ब्रीडिंग का उद्देश्य होता है हायर यील्ड, उसकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा हो, क्रॉप कम लैंड में ज़्यादा से ज़्यादा हमें उसका प्रोडक्ट मिल पाए। दूसरा, रेजिस्टेंस टू हीट, फ्रॉस्ट एंड ड्रॉट, गर्मी, ठंडी यानी फ्रीजिंग, फ्रॉस्ट यानी फ्रीजिंग कंडीशन, और ड्रॉट यानी सूखा, अकाल को टॉलरेट कर सके, यानी इनके प्रति उस क्रॉप में रेजिस्टेंस पाया जाए, ठीक है, टॉलरेट कर सके। तीसरा, पेस्ट रेजिस्टेंस। पेस्ट एक बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड आता है, इसको नोट करना। जब हम बात करते हैं पेस्ट की, तो पेस्ट क्या है ये समझिएगा। एन ऑर्गेनिज्म, अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, एन ऑर्गेनिज्म में अ लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट अफेक्ट ह्यूमन वेलफेयर एंड प्रोडक्ट फॉर ह्यूमन, यानी ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो ह्यूमन वेलफेयर के लिए हार्मफुल है या ह्यूमन वेलफेयर के लिए जो प्रोडक्ट बन रहा है उस प्रोडक्ट के लिए हार्मफुल है, तो उन्हें पेस्ट कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या आ सकते हैं भाई पेस्ट में? इसमें बैक्टीरिया आ सकते हैं, फंजाई आ सकते हैं, वायरस आ सकते हैं, रोडेंट्स आ सकते हैं, ठीक है, नीमेटोड्स आ सकते हैं, कुछ भी ऐसा, कोई भी ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म जो इंसान के लिए हार्मफुल हो, उसकी हेल्थ के लिए हार्मफुल हो, उसके लाइफ स्टॉक्स के लिए हार्मफुल हो, एग्रीकल्चर के लिए हार्मफुल हो, उन सभी को पेस्ट कहा जाता है, ठीक है। और ऐसे केमिकल्स जिनका यूज़ हम इन पेस्ट को रिमूव करने के लिए करते हैं उन्हें पेस्टिसाइड्स कहा जाता है। तो अगर हम एंटीबायोटिक यूज़ करते हैं, फंजीसाइड यूज़ करते हैं, वीडीसाइड, वीड को भी मैं अभी डिस्कस करूँगा, वीडीसाइड यूज़ करते हैं, ठीक है, रोडेंटिसाइड्स यूज़ करते हैं, ये सभी पेस्टिसाइड्स हैं। दीज ऑल आर पेस्टिसाइड्स जो किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को किल करता है, और वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो ह्यूमन वेलफेयर के लिए हार्मफुल है तो उस केमिकल को हम पेस्टिसाइड बोलते हैं। अगला एक पॉइंट आता है वीड। वीड क्या होते हैं? द अनवांटेड प्लांट्स प्रेजेंट सराउंडिंग ऑफ क्रॉप दैट शेयर स्पेस एंड न्यूट्रिशन ऑफ क्रॉप। तो ऐसे अनवांटेड प्लांट्स जो हमारी क्रॉप के आसपास पाए जाते हैं और क्रॉप से उनका न्यूट्रिशन और स्पेस को शेयर करते हैं, उनकी ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं, दोज प्लांट्स आर नोन एज वीड, और हिंदी में इन्हें खरपतवार कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है? खरपतवार। आप अपने गार्डन में देखेंगे, अपने घर के आसपास देखेंगे, ऐसे अनवांटेड प्लांट्स ग्रो करते हैं, जैसे हमने पार्थेनियम का पढ़ा था, ठीक है, गाजर घास जिसे कहते हैं, हमने आइकॉर्निया क्रेसिपस का पढ़ा है, वाटर हाइसिंथ कहते हैं। सो इन्हें हम वीड कहते हैं क्योंकि ये वो प्लांट हैं जो अनवांटेड होते हैं और हमारे घर के आसपास या हमारी क्रॉप के प्लांट के आसपास ग्रो करते हैं और इन्हें उनके न्यूट्रिशन को शेयर करते हैं, तो उन्हें भी हमें रिमूव करना है। तो उन्हें रिमूव करने के लिए जो हम केमिकल्स यूज़ करते हैं उन्हें वीडीसाइड या खरपतवार नाशी कहा जाता है, ठीक है। तो आप बोलोगे कि सर आज कुछ ज़्यादा हिंदी यूज़ कर रहे हैं, तो हाँ भाई, आज हिंदी दिवस है तो इसलिए थोड़ी सी हिंदी यूज़ करने का बनता है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं इसमें मेथड ऑफ जेनेटिक इम्प्रूवमेंट ऑफ क्रॉप प्लांट। क्रॉप प्लांट के जेनेटिक इम्प्रूवमेंट में तो भाई सबसे पहले कहाँ से ये जेनेटिक इम्प्रूवमेंट की शुरुआत हुई और जेनेटिक इम्प्रूवमेंट में है क्या, देखते हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन, इट रिफर टू टेकिंग ऑफ सुपीरियर वेराइटी ऑफ क्रॉप फ्रॉम द प्लेस ऑफ देयर नेचुरल कल्टिवेशन टू द प्लेस वेयर दे वर नेवर ग्रोन अर्लियर। यानी हम क्या कर रहे हैं, जेनेटिक इम्प्रूवमेंट के लिए किसी क्रॉप को, सुपीरियर वैरायटी वाले क्रॉप को, यानी जिनके कैरेक्टर डिजायर्ड हैं, बड़े सुपीरियर कैरेक्टर, हमें उन्हीं कैरेक्टर की ज़रूरत है, लेकिन हमें उन्हीं कैरेक्टर की किसी एक प्लांट में ज़रूरत है, तो उन सुपीरियर वैरायटी ऑफ क्रॉप को हम लेते हैं और जो अलग अलग जगहों पर ग्रो करती हैं, ठीक है। हमने बोला कि हर जगह हर क्रॉप ग्रो नहीं करती, अलग अलग जगह से हम अलग अलग वैरायटी को लेते हैं और उन्हें ऐसी जगह उगाने की कोशिश करते हैं जहां उन्हें पहले कभी उगाया नहीं गया हो, ठीक है, सो दैट वी कैन ऑब्टेन देयर डिजायर्ड कैरेक्टर इन ए सिंगल स्पेसिमेन। हमें एक स्पेसिमेन में उनके डिजायर्ड कैरेक्टर मिल पाए। और इसमें ग्रीन रिवॉल्यूशन सबसे पहले शुरुआत हुई। डॉक्टर MS स्वामीनाथन इज नोन एज फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया, ठीक है, ये नोट कर लेना, फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया।
ही स्ट्रेस द नीड ऑफ ब्रीडिंग प्रोग्राम इन 1967 में इन्होंने प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम को इम्प्रूव किया, उस पर ध्यान दिया, और इन्होंने ही डेवलप अ हाई ईल्ड ड्वार्फ वैरायटी ऑफ वीट शरबती एंड सोनोरा। ये कहानी उस समय की है जब जय जवान जय किसान का नारा दिया गया था, उसी के आसपास की। उस समय हमारे देश में कुछ समय तक अकाल पड़ा था, प्रोडक्टिविटी जो है कम हुई थी, तो ये ध्यान दिया गया कि कैसे हम अपनी कंट्री में पाई जाने वाली क्रॉप के इम्प्रूवमेंट पर ध्यान दें जिससे प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जा सके। सो ही इज़ द मैन हु इज़ रिस्पॉन्सिबल नाउ डे। आज हमारी जो प्रोडक्टिविटी, हमारी जो पॉपुलेशन की रिक्वायरमेंट है, उसे फुलफ़िल करने का श्रेय इन्हीं को जाता है। तो इन्होंने ड्वार्फ वैरायटी ऑफ वीट शरबती सोनोरा को डेवलप किया था, और डेवलप करने के लिए जो सबसे पहले जो पॉइंट है वो है सिलेक्शन ऑफ, किसका सिलेक्शन करें? पेरेंट प्लांट का। यानी सुपीरियर क्वालिटी वाले प्लांट को हम सेलेक्ट करें और उन्हें हाइब्रिडाइज करने की कोशिश करें जिससे उनका हाइब्रिड बने और उस हाइब्रिड में हमें उन दोनों के डिजायर्ड कैरेक्टर मिल पाए। So it is the process in which economic plants having best desired characters are picked up from the given population and seeds of such plants are used for future cultivation. Example, maize and cabbage are represented by their cultivated varieties only. तो मेज़ और कैबेज में हमें इनकी केवल कल्टिवेटेड वैरायटी से ही इनको रिप्रेजेंट किया जाता है। अब सिलेक्शन, हम सुपीरियर वैरायटी का हम सिलेक्शन कैसे कर सकते हैं? क्या क्राइटेरिया है कि हम समझेंगे कि कौन सी वैरायटी सुपीरियर है, किसके डिज़ायर्ड कैरेक्टर सुपीरियर हैं? सो सिलेक्शन कैन बी डन ऑन द बेसिस ऑफ नेचुरल एंड आर्टिफिशियल इंटरेस्ट। नेचुरल में सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यानी ऐसी स्पीशीज़ को, ऐसे वैरायटी को चूज़ करो जो एडवर्स कंडीशन में भी सर्वाइव कर सकती हो, जिसे हमें दिख रहा है कि कोई ऐसी कंट्री के किसी पार्ट में कोई ऐसी वैरायटी जो वहाँ एडवर्स कंडीशन में सर्वाइव कर रही है, यानी उसमें कोई ऐसा डिज़ायर्ड कैरेक्टर प्रेजेंट है जो उसे एडवर्स जो है कंडीशन में अलाइव रखे हुए है, ज़िंदा रखे हुए। और दूसरा आर्टिफिशियल इंटरेस्ट, कि एक तो हो गया कि नेचुरली वो किस रीजन में किस एनवायरमेंटल कंडीशन को फेस कर रहा है, और दूसरा हमें किसकी ज़रूरत है। अब किसी प्लांट में डिजीज रेजिस्टेंस ज़्यादा है, यानी वो उसका नेचुरल कैपेबिलिटी है, लेकिन हमें हाई प्रोडक्टिविटी चाहिए, तो हम क्या करेंगे? हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। दूसरा क्या है? हमारी रिक्वायरमेंट क्या है? और ये करने के लिए हम करते हैं सी प्रोसीजर। तो तीसरा प्रोसीजर है जिसे हम कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन, इट मीन द प्रोसेस ऑफ क्रॉस ब्रीडिंग ऑफ टू जेनेटिकली डिसिमिलर वैरायटी। दो जेनेटिकली डिसिमिलर वैरायटी, ए वैरायटी और बी वैरायटी, जो अलग अलग जगह पर ग्रो कर रही हों, जिनके अलग अलग एग्रोनॉमिक कैरेक्टर हों, जिनके अलग अलग सुपीरियर कैरेक्टर हों, इनको क्रॉस करना और इनका हाइब्रिड बनाना, और उस हाइब्रिड में दोनों के डिजायर्ड कैरेक्टर प्रेजेंट हो, वो कैरेक्टर जो हमें ज़रूरी हैं, जिनकी हमें रिक्वायरमेंट है। ये होता है हाइब्रिडाइजेशन। और एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा हुआ है कि हमने दो पेरेंट लिए हैं, एक में डिजायर्ड कैरेक्टर है हाई ईल्ड और दूसरे में डिजायर्ड कैरेक्टर है डिजीज रेजिस्टेंस, हाई डिजीज रेजिस्टेंस। यानी पहले में डिजीज रेजिस्टेंस कम है और दूसरे में ईल्ड कम है। तो यहाँ पे दो पेरेंट जो लिए हैं, एक हाई ईल्ड है, लो डिजीज रेजिस्टेंस है, और दूसरा लो ईल्ड है लेकिन हाई डिजीज रेजिस्टेंस है, और इन दोनों को हमने क्या किया? क्रॉस किया, हाइब्रिड बना। कैसा हाइब्रिड? जिसका हाई ईल्डिंग भी हो और डिजीज रेजिस्टेंस भी हो। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता कि हमें यही हाइब्रिड मिले। हमें ऐसा भी हाइब्रिड मिल सकता है जिसका डिजीज रेजिस्टेंस भी लो होगा और प्रोडक्टिविटी भी लो होगी। तो उसके लिए हमें कंटिन्यूसली एक्सपेरिमेंटेशन करना पड़ेगा, जिससे हमें सुपीरियर वैरायटी वाला हाइब्रिड ही मिले। ये भी बात ध्यान में रखनी है। सो क्रॉप
प्लांट्स प्रोड्यूस इन दिस वे एंड दे आर नोन एज हाइब्रिड वैरायटी और हाई यील्डिंग वैरायटी। तो ऐसे जो हम क्रॉप वैरायटी को इम्प्रूव करते हैं तो उसे हाइब्रिड वैरायटी या हाई यील्डिंग वैरायटी कहा जाता है। और हाइब्रिडाइजेशन कई तरह का हो सकता है, एक स्पीशीज के अंदर कई वैरायटी, कई रेस पाए जा सकते हैं, कई ब्रीड पाए जा सकते हैं। तो वैरायटी, ब्रीड और रेस के बीच में भी हाइब्रिडाइजेशन हो सकता है, या दो अलग अलग स्पीशीज के बीच भी हाइब्रिडाइजेशन हो सकता है। सो अगर इंटर वैराइटल हम हाइब्रिडाइजेशन करते हैं तो बिटवीन टू डिफरेंट वैरायटी, एंड वैरायटी स्पीशीज के अंदर ही आती है। इंटर स्पेसिफिक अगर हम दो अलग अलग स्पीशीज के बीच हम हाइब्रिडाइजेशन करते हैं विच बिलोंग टू सेम जीनस, जिनका जीनस सेम है लेकिन स्पीशीज अलग है। जैसे शुगर केन की दो वैरायटी, आप नाम नोट कर लेना, सैक्रम बारबेरी एंड सैक्रम ऑफिसिनेरम। ये दो वैरायटी हैं जिनके बीच में हाइब्रिडाइजेशन किया गया था, और ये एग्जांपल है किसका, इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन का, सैक्रम बारबेरी एंड सैक्रम ऑफिसिनेरम। तीसरा आता है इंटरजेनेरिक वैरायटी, जिसमें प्लांट्स बिलोंगिंग टू डिफरेंट जेनरा, यानी ये हो गया जीनस भी अलग अलग है, दो अलग अलग जीनस के ऑर्गेनिज्म के बीच जब हाइब्रिडाइजेशन किया जाए तो ऐसा भी पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है वो हम पढ़ेंगे, जब हम रिसर्च में जाएंगे तब हम इन चीज़ों को पढ़ेंगे कि किस किस लेवल पे जाकर हाइब्रिडाइजेशन किया जा सकता है। तो ये था हमारा पहला पार्ट इम्प्रूवमेंट में, कि जेनेटिक इम्प्रूवमेंट या वैरायटी इम्प्रूवमेंट कैसे कर सकते हैं जिससे हम हाई यील्डिंग वैरायटीज़ को ऑब्टेन कर पाएँ। ठीक है बच्चों, तो ये इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं बच्चों इसके सेकंड पार्ट के साथ, जिसमें हम क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट को डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं बच्चों अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।